तो फ्रेंड्स, इतिहास का स्वर्ण काल जिसको हम कहते हैं गुप्त काल, और जिसमें से विज्ञान, साहित्य, कला और इन सारी विषयों पर अद्भुत वृद्धि हुई उस समय, रिसर्च बहुत सारे हुए। तो वही जो गुप्त काल है और गुप्तोत्तर काल है वो अपना आज का टॉपिक है। तो आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं घटना चक्र पॉइंटर और उसमें से एंशिएंट हिस्ट्री। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है इतिहास का स्वर्णिम काल, गुप्त काल। तो गुप्त काल का जो टाइम है वो कब से कब है? तो देखिए, वैसे बुकों में 319 ईसा पूर्व, ईसा से, ना कि ईसा पूर्व से, ईसा से 500 या 550 ईसा तक माना जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी शुरुआती एक्चुअली कब से होती है, तो वो होती है 275 ईसा से। अब 275 ईसा टाइम से शुरू होती है, और एक श्रीगुप्त नाम का व्यक्ति था, और इस श्रीगुप्त ने सबसे पहले इसकी क्या की स्थापना की 275 ईसा में। लेकिन ये उस समय इसका कोई विशेष विस्तार नहीं था। तो 319 ईसा में चंद्रगुप्त प्रथम, तो चंद्रगुप्त प्रथम 319 में गद्दी पे बैठता है, और यहीं से माना जाता है कि मुख्यतः गुप्त काल का प्रारंभ होता है। तो गुप्त काल 319 से 500 या 550 के लगभग तक चलता है। 4 अश्वमेघों का जो वो किया, मतलब कि 4 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे किसने? प्रवर सेन ने। तो जो उस समय प्रवर सेन था, वकाटक वंश का था ये प्रवर सेन। तो प्रवर सेन ने 4 उस समय अश्वमेघ यज्ञ कराए थे फ्रेंड्स। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अब देखिए, ये जो वाकाटक समय आया, तो वाकाटक भी इसके ही थोड़ा सा समकालीन रहा है। वैसे ये अगर हम बात करें तो जो मौर्योत्तर काल है, मौर्योत्तर काल में ये वाकाटक वंश रहता है, और उसी का एक राजा ये प्रवर सेन रहता है। लेकिन इसके कुछ मतलब जो ईयर हैं वो इससे गुप्त काल से क्या करते हैं, टैली करते हैं। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। एक इतिहासकार हुए हैं विंसेंट स्मिथ। तो विंसेंट स्मिथ जो थे, इन्होंने एक बुक लिखी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इन्होंने समुद्रगुप्त की वीरता और इनके पराक्रम को देखते हुए उन्होंने भारत का नेपोलियन इसको कहा है। गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम जो था, यह देवगुप्त अन्य नाम किसका था? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य भी इसको कहते थे। और ये इसने क्या किया था कि परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। ये वही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है जिसकी आप कहानी सुनते होंगे, विक्रम बेताल वाली। तो वही वाला है, क्योंकि इसके उसमें से 9 मतलब रत्न थे जो इसमें से रहते थे इसके दरबार में। तो उन्हीं में से एक बेताल भी था जो कि जादूगर था। तो उसी विक्रम और बेताल की कहानियां लोग अभी भी सुनते हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख संबंधित है किससे? समुद्रगुप्त से। अब देखिए, ये जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है, जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, इसमें से कई लोगों के लेख हैं, जिसमें से सबसे पहला इसका जो लेख है वो है अशोक से। मतलब अशोक ने सबसे पहला इसमें लेख लिखाया। इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं, क्योंकि अशोक की एक रानी कारुआकी नाम था उसका। तो उसका भी इसी में अभिलेख है, इसलिए रानी का अभिलेख भी इसको कहते हैं। तो सबसे पहला लेख इस स्तंभ में लिखा गया अशोक द्वारा। इसके बाद में फिर दूसरा इसमें से जो लेख लिखा गया है वो लिखा गया किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा। फिर इसके बाद में इसमें और जो लेख लिखे गए हैं, तो इसमें लिखा गया है एक बीरबल का अभिलेख, मतलब लेख भी है इसमें बीरबल का। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमें एक और भी जो मुगल राजा है उसका भी इसमें से अभिलेख एक मिलता है। तो ये अभिलेख जो है अशोक का है, समुद्रगुप्त का है, बीरबल का है। ये सारे अभिलेख जो हैं लिखे गए हैं इस इलाहाबाद के स्तंभ लेख में। और ये अभी अगर हम वर्तमान में देखें तो प्रयाग में जो किला है, अकबर का किला, उस अकबर के किले में इसको कर दिया गया है, संरक्षित करके रख दिया गया है। और ये मूलतः जो था वो कौशाम्बी में स्थित था, लेकिन फिर इसको उठा के यहाँ से ला के उसने यहाँ पर स्थापित इसको कर दिया है। प्रयाग प्रशस्ति जानकारी देता है किसके बारे में? कुमार गुप्त के। यहाँ पर देखिए कुमार गुप्त ना होके एक्चुअली ये होगा समुद्रगुप्त, ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट है ये। तो समुद्रगुप्त के उसका जो अभियान था, सैनिक अभियान था, उसके बारे में प्रयाग प्रशस्ति से हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है। देखिए यहाँ पर जो मैं बात कह रहा था
कि जहांगीर, एक मुगल राजा जहांगीर का भी इसमें से अभिलेख मिलता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अशोक हो गया, बीरबल हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया कि ये जहांगीर, इनका अभिलेख जो है इस प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। एक समुद्रगुप्त का ही मतलब सेनापति भी था और वो लेखक कवि भी था, हरिसेन। क्या नाम था उसका? हरिसेन। तो हरिसेन ने फ्रेंड्स इसमें क्या किया था कि लेख लिखे थे। पृथिव्या प्रथम वीरा, मतलब कि पृथ्वी का प्रथम वीर, ये किसके लिए जो है वो कहा गया है? तो ये कहा गया है समुद्रगुप्त के लिए। इसमें से जो रामशरण शर्मा एक इतिहासकार हैं, उन्होंने इनको ये उपाधि दी है। हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ कौन? गुप्त वंश। मतलब कि गुप्त वंश के समय ही हूणों का आक्रमण होना शुरू हो गया था, और इसी हूणों के आक्रमण की वजह का कारण जो बना वो इस गुप्त काल का अंत एक प्रकार से बना, क्योंकि शुरुआती तो इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वही एक कारण रहा जो कि गुप्त वंश के अंत का कारण बना। हूणों के भारत में आक्रमण किया था जब उस समय कौन था? स्कंदगुप्त मतलब गद्दी पर बैठा हुआ था, और स्कंदगुप्त ने ही हूणों से आक्रमण किया। हालांकि स्कंदगुप्त जो है वो जीत गया था हूणों से, लेकिन उससे क्या हुआ कि इसकी जो कमजोरी है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि जब रिसोर्सेज खर्च हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, तो काफ़ी सारी जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे पनपने लगती हैं, और वही फिर इनके अंत का कारण भी बना। वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था वो है भीतरी स्तंभ लेख। तो भीतरी स्तंभ लेख जो है, इससे ये पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को हरा दिया था। और ये जो अभिलेख है ये उत्तर प्रदेश में एक गाजीपुर जिला है, गाजीपुर। तो ये गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ये अभिलेख क्या है वहां पर अवस्थित है, भीतरी स्तंभ अभिलेख। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे जो हैं इस प्रकार से, देखिए, हूण आक्रमण, प्रशासन का प्रांतीय ढांचा, और उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, और अयोग्य उत्तराधिकारी, ये इसके कारण थे। इसके साथ साथ एक कारण और भी था फ्रेंड्स, सामंतवाद का उदय। सामंतवाद का उदय जो है वो मुख्य कारण रहा है इसका, क्योंकि उसमें क्या था कि राजा की शक्ति क्षीण होती जाती थी। जैसे मान लीजिए एक राजा है, उसने इस बड़ी सी भूमि को क्या किया, छोटे छोटे भागों में सामंतों को दे दिया, तो राजा के पास जो वास्तविक शक्ति है वो कम हो जाती है और वो सामंतों के अधीन होने लगता है। इसलिए सामंतवाद भी इसके पतन का बहुत बड़ा कारण रहा है। शक विजेता के रूप में जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, विक्रमादित्य जो था, इसने शकों को पराजित किया था, और शकों को पराजित करने की वजह से भी इसको एक उपाधि दी जाती है, किसकी? सकारी की। क्या कहते हैं इसको? सकारी। तो ये इसको चंद्रगुप्त द्वितीय को उपाधि भी दी जाती है, क्योंकि इसने क्या किया था? शकों को हरा दिया था। और शकों के हराने के उपलक्ष्य में ही इसने क्या किया था कि चांदी के सिक्के भी चलाए थे, जिनको मतलब रुपए नाम दिया गया था, या रूपम नाम इनको दिया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था रुद्रसेन तृतीय को, ठीक है। इस तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था कि रुद्रसेन तृतीय को पराजित किया था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो रजत सिक्के मतलब कि चांदी के सिक्के जारी करने में सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किए थे। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पत्तन से संचालित होता था वो है ताम्रलिप्ति। अब देखिए, ताम्रलिप्ति कहाँ है? ये था बंगाल में, मतलब कि पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वहां पर ताम्रलिप्ति था। चूंकि देखिए, हमने जब कुषाण काल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि कुषाण काल में जो व्यापार था वो बहुत ही उन्नत था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि कुषाणों का जो कंट्रोल था वो ऊपर सिल्क रूट तक था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर सामंतवाद और अन्य चीज़ें जब पनपने लगी गुप्त काल में, तो इनकी जो व्यापार की क्षमता थी वो कम होने लगी। तो व्यापार की क्षमता कम होने लगी। दूसरी चीज़ एक ये हुई कि रोमन का युद्ध हो गया, तो रोमन साम्राज्य टूट गया। तो जब रोमन साम्राज्य टूट गया तो हमने बताया था कि यहाँ जैसे रोमन है और यहाँ मान लीजिए चाइना है, ये बीच में
इधर कुषाण का साम्राज्य है, तो यहाँ से ये बीच की ट्रेडिंग होती थी, ठीक है, अच्छे से। लेकिन क्या हुआ, ये साम्राज्य हो गया खत्म, तो फिर क्या हुआ कि हमें सारा का सारा जो व्यापार है वो इस ओर डाइवर्ट करना पड़ा, मतलब कि चाइना की ओर, या फिर हम कहें कि दक्षिण पूर्व की ओर हमें इस व्यापार को माइग्रेट करना पड़ा, और इससे व्यापार थोड़ा बहुत कम भी हुआ। तो ये ताम्रलिप्ति जो है ये देखिए बंगाल में है, और आप जानते हैं कि बंगाल का अपना क्षेत्र अगर हम इस पूरे भारत को देखें तो यहाँ पड़ता है, तो इसलिए इस क्षेत्र का ताम्रलिप्ति बंदरगाह उस समय व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया था। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। एक चीज और देखिए, हमने दक्षिण पूर्व एशिया की ओर अपना व्यापार मोड़ा, क्योंकि वहां हमें जब रोमन साम्राज्य विघटित हो गया और हमें एक चीज और मिल गई, मानसूनी हवाओं का एक साथ मिल गया एक प्रकार से। तो मानसूनी हवाओं के साथ हमने अपने व्यापार को दक्षिण पूर्व एशिया की ओर डाइवर्ट किया, और फिर वहां से हमने व्यापार करना शुरू किया। इसके साथ साथ हमारी जो संस्कृति भी है वो इसी ओर को फिर क्या हुई, प्रचलित हुई, या फिर इसी ओर को विस्तार उसने प्राप्त किया। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्य कथन इस प्रकार से हैं। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो देखिए श्रेणी क्या थी, जैसे मान लीजिए कि व्यापार हो रहा है, तो व्यापार में क्या था कि एक ग्रुप जैसे बना, तो उन ग्रुपों को कहते थे श्रेणी। अब ये जो श्रेणी थी, तो ये श्रेणी खुद से अपना किसको कितना वेतन देना है ये निर्धारित करती थी, काम के नियम क्या होंगे ये भी निर्धारित करती थी, और वो सारे मानक निर्धारित करती थी जो उस समय इन श्रेणियों को जरूरत पड़ती थी। तो इस प्रकार से सारी ये जो श्रेणियां थी ये व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, और राजा का इन पे बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित थे किससे, वस्त्र उत्पादन से। मतलब कि गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र, इनमें से उस समय क्या होता था कि वस्त्रों का उत्पादन काफी ज्यादा मात्रा में होता था, और ये वस्त्र उस समय निर्यात भी काफी मात्रा में किए जाते थे। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है सुश्रुत को। अब देखिए सुश्रुत क्या है कि आयुर्विज्ञान का ये काफी मतलब कि जानकार व्यक्ति था, तो इसलिए सुश्रुत उस समय काफी महत्वपूर्ण थे अपने आयुर्विज्ञान के, और मतलब चिकित्सा में भी कहें तो ये काफी ज्यादा उस समय महत्वपूर्ण थे। धन्वंतरी, भास्कर, चरक तथा सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है। कौन, भास्कराचार्य। अब देखिए जो भास्कराचार्य हैं ये आयुर्वेद से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये क्या थे, एक गणितज्ञ थे और खगोलविद थे, तो इनको नॉलेज था खगोलविद का और गणित का। बाकी यहाँ पर देखिए धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत ये चिकित्सक थे एक प्रकार से, और इनको आयुर्वेद का बहुत अच्छा ज्ञान उस समय था। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में सत्य कथन है। वो इस प्रकार से सत्य कथन है कि प्रथम शती ईसा में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। मतलब कि प्रथम शती ईसा में हमने शल्य औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। 5वीं शताब्दी ईसा में कोण की ज्या, मतलब कि साइन और कॉस, मतलब साइन और कॉस की जो वैल्यू थी उस समय हम इसका यूज कर पा रहे थे। और 7वीं शती ईसा में चक्रीय चतुर्भुज का जो सिद्धांत था वो भारतीयों को ज्ञात था। तो ये सारी चीजें प्राचीन समय में हमने ज्ञात कर ली थी। चंद्रगुप्त ने नवरत्नों में से फलित ज्योतिष से संबंधित था कौन, छपणक। अब देखिए जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे, तो नवरत्नों में से जो ज्योतिष से संबंधित व्यक्ति था वो कौन था, छपणक था, क्षणपक, छपणक। तो छपणक ज्योतिष से संबंधित था। इसके बाद अगर हम औरों की बात करें तो जैसे कालिदास हैं, तो ये क्या थे, कवि थे। धन्वंतरी थे, धन्वंतरी कौन थे, चिकित्सक थे या वैद्य थे। इसके बाद वराह मिहिर थे, तो वराह मिहिर खगोल विज्ञान से संबंधित थे।
एक अमर सेन थे, अमर सिंह। तो ये जो अमर सिंह थे ये किससे संबंधित थे? ये थे कोषकार। कोषकार का मतलब डिक्शनरी को कलेक्ट करने वाले, मतलब कि वर्डों को कलेक्ट करने वाले, तो ये अमर सिंह थे। इसके बाद छपणक तो हमने देखा ही, ज्योतिष से संबंधित थे। एक थे वर रुचि, वर रुचि थे व्याकरण से संबंधित। और बेताल था एक, जो कि विक्रम बेताल हमने अभी चर्चा की थी, तो ये क्या था? एक जादूगर था। तो इस प्रकार से इसके टाइम पे ये नवरत्न उपस्थित थे, जो कि काफी ज्यादा विद्वत्ता का प्रतीक एक प्रकार से माने जाते हैं। कालिदास जिसके शासन काल में थे वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, और आप जानते हैं कि ये कवि थे और इन्होंने, कालिदास ने बहुत अच्छी रचनाएं की, आप तो जानते ही होंगे। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दीनार, मतलब देखिए सोने की जो मुद्रा थी उसको क्या कहते थे? दीनार कहते थे। बाकी जो उस तरह की जो मुद्राएं थी तो चांदी की भी मुद्राएं थी। लेकिन एक चीज और यहाँ पर, कि जो साधारण लेन देन के उसमें से जो चलन में, प्रचलन में था, वो थी कौड़ी। ठीक है, मतलब कि कौड़ी साधारण उसमें से चलती थी। बाकी अच्छे मुद्रा के रूप में अगर हम बात करें तो रजत मुद्राएं और स्वर्ण मुद्राएं उस समय उपस्थित थी। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। इसके पहले जो शासक थे उन्होंने सिक्के जारी नहीं किए थे। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। तो देखिए जो गुप्त काल के मतलब संस्कृत नाटक हैं उनमें जो शूद्रों का और स्त्रियों का विवरण मिलता है, तो उनका ये विवरण मिलता है कि ये लोग प्राकृत भाषा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी इन्हीं में उल्लेख है कि जो लोग मतलब कुछ विशिष्ट लोग हैं वो संस्कृत भाषा को बोलते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त होता है कहाँ से? एरण। अब देखिए एरण से सबसे पहले सती प्रथा का एक वो मिलता है, और एक गोपराज नामक एक सेनापति कोई हुआ है, तो गोपराज नामक जो सेनापति था उसकी पत्नी का मतलब सती प्रथा का इसमें से उल्लेख मिलता है। गुप्त संवत की स्थापना होती है चंद्रगुप्त प्रथम की, उससे कि जब चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा, मतलब कितने में? 319 में। अभी हमने कालक्रम देखा था, तो वो 319 का जो टाइम है, इसी समय से गुप्त संवत की स्थापना मानी जाती है। यहाँ पर देखिए हमें मिलान करना है। अशोक को क्या कहा जाता था? प्रियदर्शी कहा जाता था, मतलब सुंदर दिखने वाला या फिर देवताओं का प्रिय हो जो। समुद्रगुप्त को क्या कहते थे? पर क्रमांक कहते थे। और हमने जाना कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, जिसको विक्रमादित्य कहते थे, सकारी कहते थे। इसके बाद स्कंदगुप्त को क्या कहते थे? क्रमादित्य। इसको क्या कहते थे? क्रमादित्य। नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल की। अब देखिए गुप्त काल में क्या हुआ कि नगर धीरे धीरे विघटित होने लगे। विघटित होने के कुछ कारण ये भी रहे कि देखिए इन राजाओं ने कुछ चीजें ठीक नहीं की और व्यापार यहाँ पर ध्वस्त हो गया, सामंतवाद आ गया। तो इस वजह से धीरे धीरे क्या हो गया? विघटन होने लगा। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया गया था गुप्त काल में। अब देखिए ये इनकी बहुत बड़ी कमी थी। ये क्या करते थे कि जो मंदिर होते थे उनको काफी ज्यादा भूमि दान में दे देते थे। इससे क्या हुआ कि राज्य कमजोर होता चला गया और कई तरह की अराजकताएं भी होने लगी। तो इसलिए चूंकि ब्राह्मणों को और ग्रामों को ज्यादा दान दे, मतलब कई ग्राम उनको दान दे दिए जाते थे ब्राह्मणों को और मंदिरों को, तो उन्होंने इस चीज का कंजम्पशन कर लिया। लेकिन वो राज्य की मतलब सशक्तिकरण के लिए कोई भी उन्होंने काम नहीं किया। इस वजह से भी गुप्त काल में इस वंश का धीरे धीरे क्या हो गया? पतन होने लगा। प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासन काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, तो ये क्या? गुप्त काल को कहते हैं। देखिए स्वर्ण काल था ये, क्योंकि उस समय जो साहित्य हो, कला हो, विज्ञान हो, या फिर कहें कि मंदिरों का निर्माण हो, इन सारी चीजों में गुप्त काल नंबर 1 पे रहा है। दूसरी बात आपको हम बताना चाहेंगे कि गुप्त काल में ही मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था। इसके पहले मंदिरों का निर्माण शुरू नहीं हुआ था, या फिर मंदिर का कोई उस समय साक्ष्य इसके पहले का नहीं मिलते हैं हमें। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर, मतलब कि जो कर की दर थी वो कितनी थी? उपज का 6वां 1/6 भाग।
उपज का दर था उस समय। हिंदू विधि द्वारा मान्य जो कर है वो भी उपज का 6वां भाग माना जाता था। गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी ब्राह्मणों को। अब देखिए क्या हुआ कि ब्राह्मणों को कर रहित भूमि प्रदान कर दी गई, तो उन्होंने क्या किया, उसका सारा का सारा कंजम्पशन ही कर लिया, उससे राज्य को कुछ भी नहीं मिला। तो इस वजह से क्या हुआ कि उसका धीरे धीरे पतन हो गया। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, इसको कहते थे विगत भागम, विदक भागम। तो सिंचाई कर तो कर जो उस समय लगता था इसको विदक भागम कहा जाता था। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था किसके लिए, लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए। आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक जो जाति होती है जिसको कहते हैं अगरिया, ठीक है, ये अगरिया जाति होती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगरिया एक जनजाति भी होती है, मध्य प्रदेश में अगरिया जनजाति काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। और इनका जो मुख्य काम होता है वो लोहे के औजार बनाने का काम होता है। और ये अभी से नहीं बल्कि प्राचीन समय से ही लोहे के औजार बनाने में बहुत ज़्यादा निपुण है, और आज भी जहाँ ये जातियाँ हैं वो औजार बनाने में बहुत ज़्यादा निपुण है। तो तीसरी शताब्दी में वारंगल का जो क्षेत्र था वो औजारों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ पर अगरिया जनजाति पाई मतलब रहती थी और वो उपकरणों को बनाने के लिए बहुत ही माहिर थी। तोरमांड था, हूण जातीय दल का एक मतलब व्यक्ति था तोरमांड। हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था किसने, बालादित्य एवं यशोधर्मन ने। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु क्या है। तो देखिए ये जो विशाख दत्त है इसने क्या लिखा, एक नाटक मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस में उसने चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें को मतलब कि उसका बहुत ज़्यादा वर्णन किया है। और उस समय के जो राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में भी लिखा कि उन्होंने किस तरह से किससे संधि कैसे करके अपने राज्य का विस्तार किया और पूरे भारत को उन्होंने एकीकृत कर लिया और पूरे भारत का उन्होंने शासन भी किया। सत्य कथन इस प्रकार से हैं, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन केंद्रीयकृत था, विकेंद्रीकृत था, केंद्रीकृत नहीं था क्योंकि उन्होंने बांट बांट के रखे थे। और उन्होंने भूमि दान की परंपरा को अपनाया या इसका विस्तार किया। तो देखिए मतलब कि वो अपने को दैवीय उपाधियां देते थे। राज्य जो करते थे उनका विकेंद्रीकरण था राज्यों का। इसके साथ साथ में भूमिदान की परंपरा को उन्होंने बढ़ाया था। शतरंज का खेल उद्भूत हुआ, मतलब शतरंज की खेल की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, भारत से मानी जाती है। और भारत के ये जो गुप्त काल है इसी समय से माना जाता है कि शतरंज का खेल शुरू हुआ था। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृक्षकटिकम, जो मृक्षकटिकम है इसका विषय क्या है। तो देखिए शूद्रक ने जो मृक्षकटिकम लिखी है इसमें एक धनी व्यापारी जिसका नाम है चारुदत्त, एक ब्राह्मण व्यापारी था ये, और एक गणिका की पुत्री थी जिसका नाम था वसंत सेना। तो चारुदत्त और वसंत सेना की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है किसमें, कटिकम में, जो कि शूद्रक द्वारा लिखा गया है। प्राचीन सांख्य दर्शन के महत्वपूर्ण योगदान जो है, तो सांख्य दर्शन किसने लिखा है, कपिल ने। सांख्य दर्शन फ्रेंड्स हमें बताता है कार्य कारण का सिद्धांत, क्योंकि आज जो हो रहा है उसका कोई ना कोई कारण रहा है। तो कार्य कारण का सिद्धांत जो है वो सांख्य दर्शन से लिया गया है। और सांख्य दर्शन को सबसे पहले मतलब हम कपिल ने मतलब इसको प्रतिपादित किया था, और गौतम बुद्ध ने भी इसकी शिक्षा अलार कलाम से ली थी। सांख्य दर्शन आज भी उतना ही रिलीवेंट है, क्योंकि कार्य कारण का सिद्धांत जिस तरह से शाश्वत पहले से रहा है उस तरह से शाश्वत आज भी है। अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसके पीछे कोई कारण है। जैसे आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो उसके पीछे आपको एक कहीं ना कहीं उद्देश्य है कि आपको नॉलेज लेना है, आपको एग्ज़ाम निकालना है। तो कार्य और कारण हमेशा जुड़े हुए हैं, यही सांख्य दर्शन बताता है। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित जो सत्य कथन है वो इस प्रकार से, सांख्य की मान्यता आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारण। अब देखिए यहाँ पर सांख्य दर्शन में एक चीज और बड़ी गजब की लिखी है कि आपका जो
इनलाइटेनमेंट होना है, मतलब कि आपका जो मोक्ष होना है वो आत्मज्ञान से ही होगा, आपके नॉलेज से ही होगा। जैसे कि आपका यदि एग्ज़ाम निकलना है तो आपके नॉलेज गेन करने से ही निकलेगा। तो इसलिए सांख्य दर्शन जो है ये बहुत ही गूढ़ दर्शन है और काफ़ी प्राचीन दर्शन है, और ये दर्शन हमें आज भी एक अच्छा मार्ग दिखाता है अपने मतलब कि उद्देश्यों को पाने के लिए। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। देखिए योग है, इन्होंने एक अष्टांग योग दिया था। अष्टांग योग में इन्होंने योग के 8 अंग बताए थे, जिसमें इन्होंने मतलब कि पूरी एकदम से दिनचर्या कैसी कैसी मतलब हो, तो इस प्रकार से इन्होंने जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस प्रकार से इन्होंने योग के 8 अंग बताए हैं। और 8 अंगों को चलते हुए, जैसे मैंने शुरुआत किया कहाँ से? यम से। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो ये समाधि की स्टेज तक पहुँचने के लिए इन्होंने 8 अंग बताए हैं। और जब एक स्टेप हम पूरा करते जाते हैं तो इसके बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये क्रम से हम चलते जाते हैं और समाधि की ओर पहुंच जाते हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि हैं। अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान तथा धारणा में से वह जो अष्टांग योग का अंश नहीं। देखिए अभी जो मैंने चीजें आपको ये 8 अंग बताए थे, उनमें से देखिए जो अनुस्मृति है ना, ये अनुस्मृति अष्टांग का भाग नहीं है। बाकी देखिए प्रत्याहार आया था जब मैंने 8 अंग बताए थे, ध्यान आया था, धारणा आया था, क्योंकि मैंने बताया था क्या कि जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो इसमें अनुस्मृति देखिए कहीं नहीं आया। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको टेकल कर लेंगे। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे किसके? पुष्यमित्र शुंग के। अब यहाँ पर देखिए जो पतंजलि हैं, ठीक है, पतंजलि ने क्या लिखा कि महाभाष्य लिखा। महाभाष्य किसके? पाणिनि की एक पुस्तक पे इन्होंने महाभाष्य लिखा था, और पाणिनि ने जो पुस्तक लिखी थी वो व्याकरण की पुस्तक लिखी थी। तो उनकी पुस्तक पे पतंजलि ने एक महाभाष्य लिखा, और पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, और ये इनके पुरोहित भी थे किसमें? यज्ञ में। क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने जो यज्ञ किए थे, उनका यज्ञ कराने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? यही पतंजलि थे, ठीक है। नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? गंगेश। ये जो गंगेश थे ये नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक थे। जब तक जीवित रहो, सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता है। मतलब कि पुनर्जन्म का निषेध करने की यह युक्ति किसके द्वारा कही गई है? चारवाक। देखिए चारवाक एक फिलॉसफर हुआ जो कहता था यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। मतलब वो ये कहता था कि जब तक जियो सुख चैन से जियो, चाहे तुम्हें ऋण क्यों ना लेना पड़े लेकिन घी पियो। उसका मतलब ये था कि अगर आप आज किसी भी मजबूरी में जी रहे हैं तो आप यदि मजबूरी में जिएंगे तो मजबूरी में ही जीते रहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी इस समस्या को अगर उन्नति में बदलना चाहते हैं तो आप अपने आप का डेवलपमेंट करो। क्यों? क्योंकि वो ये मानता था कि जो जीवन है वो अभी जीवन है, भविष्य का तुम सोचते हो कि अगर ये जीवन नहीं है हम अगले जीवन में कर लेंगे, तो तुम बेकार सोचते हो, क्योंकि पुनर्जन्म नहीं है, सिर्फ यही जन्म है। अगर यही जन्म को तुम जी लेते हो बढ़िया से तो तुम्हारा इस धरती में आना ठीक है, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये चारवाक व्यक्ति था जिसने ये सिद्धांत दिया था, और ये सिद्धांत कुछ हद तक अगर हम देखें तो कुछ मामले पे सही भी उतरता है। क्योंकि देखिए अगर हम ये सोच के देखें कि आज का हमारा जीवन नहीं सही है और हम मरने के बाद दूसरे जीवन में सही होगा, या फिर ये धारणाएं लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान की थी, तो चारवाक कहता था नहीं, यही जीवन है, इसी जीवन को बेहतर बनाओ। तो इसलिए इसने पुनर्जन्म की कंसेप्ट को नकार दिया था। और जो मैंने बताया कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, मतलब कि सुख से जियो, चैन से जियो, अपने को उन्नति पे लाओ, उसके लिए चाहे ऋण भी तुम्हें क्यों न लेना पड़े। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कणाद। तो कणाद जो थे ये वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं। और न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, अगला जो अभी वीडियो रहेगा उसमें से हम इसी का अगला वाला पोर्शन आपको पढ़ाएंगे। आई होप आपको काफ़ी इससे जानकारी मिली होगी।
यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।